हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ से हम जानते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लेक्चर को फिनिश कर चुके हैं। तो आज का हमारा कारवां शुरू होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे जाके फिनिश होगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना आइए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि इसका नाम है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे जो एक छोटे लेवल पर होती है, यानी कि एक इकोनॉमी के लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। यानी जैसे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन सभी प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है। जैसे किसी भी पर्सन की डिमांड को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, कोई सप्लाई है किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, उसको यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। आप अपने घर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उसको हम यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करेंगे। यानी इंडिविजुअल लेवल पे जितनी भी चीज़ें होंगी व्यक्तिगत तौर पे, उन सभी को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कंसिडर करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कोई भी कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, जैसे कि इसके अंदर हम जानते हैं यूटिलिटी के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में, डिमांड के बारे में। दूसरा है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, यानी कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है, प्रोडक्शन इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, सप्लाई होती है। फिर आता है इसके अंदर थियोरी ऑफ प्राइस। थियोरी ऑफ प्राइस के अंदर हम यहाँ जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे कैसे मार्केट के अंदर प्राइस का लेवल फिक्स किया जाता है, या फिर प्राइस डिटरमाइन कैसे किया जाता है। उसके बाद बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल इसका अपोजिट, मैक्रो मतलब होल, बड़ा। तो यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पूरी इकोनॉमी के बेस पर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी की स्टडी को दिखाता है ये। यानी पूरी इकोनॉमी में जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हो गया, ठीक है, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, जो भी प्रॉब्लम्स फुल्ली इकोनॉमी के बेस पर होती है, पूरी इकोनॉमी के बेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे इसके कंपोनेंट है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मार्केट, यानी कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है। अभी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिमांड के बारे में पढ़ा था, इंडिविजुअल की डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी की डिमांड कितनी है, उसके टोटल को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जितने भी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं उन सभी की कितनी सप्लाई की जा रही है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होता, यानी कभी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो कभी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, जिसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन भी बोलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अंदर चैप्टर में हम आगे जाते रहेंगे। और डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये सब आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल आप लोग जानते ही हैं, देश के अंदर बेरोजगारी होना। तो बेरोजगारी किसी एक इंडिविजुअल घर में तो है नहीं, पूरे देश में, कि देश की प्रॉब्लम है पूरे, इसलिए इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर काम करे। यानी जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्चुअली थे, हैं, या फिर होंगे। यानी व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, क्या है, क्या था, क्या होगा, जो एक्चुअली बिल्कुल ट्रूथ पाथ पर चलता हो, बिल्कुल एक्चुअल में वो रियलिटी से कंपेयर कर सकें, उसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिया के अंदर इस वक्त 22% अराउंड 21-22% पॉपुलेशन पुअर्टी लाइन से नीचे है। तो ये एक्चुअल फैक्ट है, ये एक्चुअल फिगर है, तो इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर करेंगे। जैसे इंडिपेंडेंस से पहले हमारे एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल था, हमारी एग्रीकल्चर बहुत ही बेकार थी, बहुत ही पुअर थी, बहुत ही बैकवर्ड थी, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक्स जो
एक्चुअल में तो नहीं होती, लेकिन उन सभी फैक्ट्स के ऊपर कोई अपने ओपिनियन देता है, यानी व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता था। एक्चुअल में वो चीज नहीं हुई है, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो इसमें ये चेंजेस आते, ऐसा करते तो ये हो जाता, इसमें ये करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब कि जिसके अंदर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे हमारे देश में मान लीजिए लोगों को सब्सिडीज मिलती है, ठीक है, या फिर बहुत लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है, तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर हमें पेंशन ना दें तो हमारे देश की इकॉनमी और अच्छी हो सकती है, उस पैसे को कहीं और खर्च कर सकते हैं। अगर लोगों को सब्सिडीज ना दी जाए तो इन सब्सिडीज को हम आर्मी के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो ऐसा न करें तो ये हो जाए, तो इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके एक्चुअल में कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ओपिनियन दिया जाता है। तो आई होप आपको आज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके कंपोनेंट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा। इनके नोट्स के साथ वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, और बाकी फिर हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक आप पुरानी वीडियोस को देखिए, पुराने चैप्टर्स को कवर कीजिए।